आज हम वेक्टर की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और वेक्टर में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और देखते हैं, फिर उसके बाद कुछ फंडामेंटल्स होगा। तो दिया हुआ है ए पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन सच दैट इट्स पोजीशन वेक्टर वेरीज विथ टाइम एज आर वेक्टर इक्वल टू साइन 3 थीटा आई कैप प्लस 1 माइनस कॉस 3 टी जे कैप। फाइंड द ट्रेजेक्ट्री। इन दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न में, इस क्वेश्चन में दो कंपोनेंट दिए हुए हैं आर वेक्टर के, और इसकी ट्रेजेक्ट्री फाइंड आउट करने के लिए, जैसे हम जानते हैं कि ट्रेजेक्ट्री फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम वेक्टर्स को, पोजीशन वेक्टर्स को एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग अलग अलग लिखते हैं, और दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं और उनमें टाइम टी कॉमन होता है। टी को हम जैसे ही गायब करते हैं वो एक्स वाई में रिलेशन मिल जाता है, जिससे हम वही हमारा ट्रेजेक्ट्री होता है। तो आर को हम जैसे लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। कंपेयर करें तो x इक्वल टू होगा 2 साइन 3t, दैट इज x/2 इक्वल टू साइन 3t, और y इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस 3t, दैट इज कॉस 3t इक्वल टू 2 माइनस y/2 और 1 माइनस y/2। ऐसा हमने क्यों किया? इसलिए कि t को गायब करने का आसान तरीका ये है कि साइन 3t का वैल्यू निकाल लें, कॉस 3t का वैल्यू निकाल लें, और वी नो इट वेरी वेल दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ऐसा रखेंगे t गायब हो जाएगा। नाउ स्क्वायरिंग एंड एडिंग। अगर स्क्वायर करके इसको ऐड कर दिया जाए, मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2, एडिंग 1 एंड 2, तो इस साइड में होगा साइन स्क्वायर 3t प्लस कॉस स्क्वायर 3t, और इस साइड में होगा एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 1 माइनस y/2 होल स्क्वायर। 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 1 माइनस y/2 होल स्क्वायर। ये दिस इज ट्रेजेक्ट्री, यही उसका ट्रेजेक्ट्री होगा। और इक्वेशन से साफ लग रहा है, इट इज़ क्लियर दैट जो ट्रेजेक्ट्री होगा वो इलिप्स होगा। इलिप्स का मतलब दीर्घवृत्त, इसको हिंदी में दीर्घवृत्त कह रहे हैं। तो प्रक्षेप, इसका पथ, इस पार्टिकल का पथ जो होगा वो एक दीर्घवृत्त होगा। यही आंसर है। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सपोज एक बॉडी किसी कोर्स ऑफ टाइम t1 पर पॉइंट A से पॉइंट B मूव करता है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट। सपोज इस पॉइंट का पोजीशन इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो होगा, एक वेक्टर होगा, तो इस पॉइंट का पोजीशन इस पॉइंट का, इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे हम। तो डिस्प्लेसमेंट को हम कह सकते हैं ड्यूरिंग मोशन ऑन द पाथ, पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट। इस पॉइंट का इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हो सकता है, इस पॉइंट का इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हो सकता है, इस पॉइंट का इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हो सकता है, तो इसे ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो जनरली हम कह सकते हैं पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन द ट्रैवलिंग पाथ on the traveling path, position of any point with respect to any point। सीख वही चीज़, on the path, on the traveling path। is called
डिस्प्लेसमेंट। पॉइंट टू बी रिमेंबर, ध्यान देने योग्य बात यह है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट का जो पोजीशन है वो एक यूनिक वेक्टर होता होगा। कोई भी पॉइंट पर एक यूनिक वेक्टर होता है और उस यूनिक वेक्टर को ही हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट, एक होता है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ये पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन की रिस्पेक्ट पे किसी पॉइंट का पोजीशन बताते हैं तो वो पोजीशन वेक्टर है। दिस इज पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। नाउ डिस्टेंस, बॉडी वैसे मोशन कर रहा है कोई, बॉडी मीन्स जब हम बॉडी बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, फिजिक्स में उसका मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है। अगर अदरवाइज न दिया हो, उसका डायमेंशन न दिया हो, तो कोई बॉडी मोशन कर रहा है तो इसका मतलब है पॉइंट ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है फिजिक्स में। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट ए से बी इस पाथ में होते हुए ट्रैवल किया, तो इस पाथ का जो लेंथ है पूरा वही डिस्टेंस है, उसी को तो द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड, लेंथ ऑफ द पाथ covered by traveling object is called distance. Point to be remembered, distance is a scalar quantity, means इसको डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कम्प्लीटली डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं होता है, बस हम उसका लेंथ बताएंगे, जितना भी लेंथ होगा वही डिस्टेंस कवर्ड होगा। इन दिस प्रॉब्लम अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी थ्रू दिस पाथ, पोजीशन बी इन ए पाथ एज शोन इन फिगर। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मीन्स ए से बी का ये जो पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ ए, यानी दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसी का मैग्नीट्यूड निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो हम पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से देख रहे हैं, R1 वेक्टर प्लस AB वेक्टर, ये AB डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इक्वल टू R2 वेक्टर, दैट इज AB वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। यानी हमें R2 वेक्टर में प्लस करना है माइनस R1 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है AB। तो R2 वेक्टर में R1 माइनस R1, तो यहाँ से ये हम नीचे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में R1 के ड्रॉ करेंगे तो ये माइनस R1 वेक्टर होगा, इनके बीच का एंगल होगा 180 माइनस थीटा। नाउ वी हैव टू वेक्टर्स, R2 वेक्टर ना R1 वेक्टर, एंगल बिटवीन देम, स्मॉलर एंगल बिटवीन देम इज 180 माइनस थीटा। वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। पैरेललोग्राम लॉ से इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ए बी मैग्नीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट R2 स्क्वायर R1 स्क्वायर प्लस 2 R2 R1 cos 180 माइनस थीटा। Also in this question it is given that magnitude of R2 equal to magnitude of R1, it is also given, और that is equal to R। यहाँ पुट कर देते हैं तो ये होगा R1 R2 दोनों का स्क्वायर का सम 2R स्क्वायर प्लस ये भी 2R स्क्वायर और cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा। नाउ 2R स्क्वायर कॉमन लें तो R√2 बाहर आएगा, अंदर होगा 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, दैट इज R√2 2
साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2r साइन थीटा बाई 2। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, यही पूछा गया था। ये एक और प्रॉब्लम है कि पार्टिकल मूव्स इन अ सेमी सर्कुलर पाथ, यहाँ से सेमी सर्कुलर पाथ में ऑफ रेडियस r फ्रॉम O टू A, O से A सेमी सर्कुलर पाथ में जाता है, फिर वो A से Z एक्सिस के पैरेलल AB तक जाता है और वो r डिस्टेंस है, कैपिटल R डिस्टेंस जाता है वो, और फिर अप टू B फाइनली इट मूव्स अलोंग BC, BC मीन्स BC तक जाता है, ये पैरेलल है y एक्सिस के, और 2r डिस्टेंस इसमें कवर करता है। तो बोला है, इसका क्वेश्चन पूछा है कि इसका नेट डिस्प्लेसमेंट और नेट डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, और नेट डिस्प्लेसमेंट और नेट डिस्टेंस कवर्ड का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो स्टार्ट करते हैं। जो ये डिस्प्लेसमेंट है उसका नेट O से C तक होगा, और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इक्वल टू OC वेक्टर। तो हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन OC वेक्टर, दिस इज व्हाट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर OC वेक्टर, नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, that we can write it as OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। नाउ OA वेक्टर क्या है, OA यहाँ से यहाँ तक 2r का लेंथ है i कैप, इसको हम लिख सकते हैं 2r i कैप प्लस AB वेक्टर r k कैप z एक्सिस के प्लस 2r j कैप। तो ये OC वेक्टर हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट यानी OC मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2r का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर और प्लस 2r स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9r स्क्वायर, और दैट इज अंडर रूट 9r स्क्वायर। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस माइनस नहीं लेंगे, दैट इज इक्वल टू 3r। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट का, नेट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हुआ। अब डिस्टेंस कवर पाथ चला था वो ऐसे, यानी ये यहाँ से यहाँ तक ये सेमी सर्कुलर है, तो इसका सेमी सर्किल का जो लेंथ होता है वो पाई इंटू आर से दिया जाता है, पाई इंटू आर, तो रेडियस आर है, तो यहाँ से यहाँ तक वो पाई आर, फिर आर, फिर 2r। तो इट मीन्स अब डिस्टेंस ये d है एक्चुअली, d डिस्टेंस s इक्वल टू पाई आर प्लस r प्लस 2r, दैट इज इक्वल टू पाई प्लस 3 इंटू r। नाउ रेशियो d बाई s इक्वल टू 3r बाई पाई प्लस 3 इंटू r, दिस विल कैंसिल आउट, दैट इज 3 बाई पाई प्लस 3। दिस इज व्हाट आस्क्ड इन द क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे वेलोसिटी और स्पीड। वेलोसिटी, कोई ऑब्जेक्ट इस पाथ से ट्रैवल करते हुए सपोज C तक पहुंचा, ये AC वेक्टर है, तो अगर AC वेक्टर को टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये A से C तक ट्रैवल करने के ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग फ्रॉम A टू C, ये एवरेज वेलोसिटी होगा। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट AC बाई टाइम, सपोज T टाइम या डेल्टा T भी कह सकते हैं, डेल्टा T टाइम इंटरवल डेल्टा T में वो डेल्टा T टाइम इंटरवल। ये एवरेज वेलोसिटी है। और एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना हो तो ये पाथ लेंथ AC, पाथ लेंथ AC, यहाँ एक पॉइंट और दे देते हैं D, पाथ लेंथ ऑफ ABDC बाई टाइम इंटरवल सेम होगा,
उस डेल्टा टी टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देंगे, ये एवरेज स्पीड हुआ। अब जब हम वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी या फिर स्पीड एवरेज नहीं लगाते हैं, तो इसका मतलब होता है इंस्टेंटेनियस, मीन्स वेलोसिटी और स्पीड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एट एनी पॉइंट ऑफ द पाथ। इट मीन्स हुआ वेलोसिटी, स्पीड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एट एनी पॉइंट ऑफ द पाथ। मीन्स इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी खास टाइम पर, जैसे सपोज किसी समय वो यहाँ रहा होगा तो उस समय उसका वेलोसिटी या स्पीड क्या होगा, ठीक इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, या सिर्फ वेलोसिटी या स्पीड बोलते हैं। इट मीन्स वेलोसिटी को लिखना होगा तो उसको ऐसे लिखेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डिस्प्लेसमेंट, सपोज ये डिस्प्लेसमेंट r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, ये ऐसे लिखते हैं कि सपोज करेंगे एक कोई पोजीशन है, इस पोजीशन पर जब ऑब्जेक्ट था t1 टाइम पर, तो इसका ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर था, और t2 टाइम पर इसका पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर है। तो उस कंडीशन में ये वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर बाई जो टाइम लगा t2 माइनस t1, तो ये हो गया, इसको लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा r वेक्टर बाई डेल्टा t वेक्टर, डेल्टा t सॉरी, दैट इज इक्वल टू d dt ऑफ r वेक्टर। विच मीन्स ये है टाइम डिफ्रेंसिएशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ r वेक्टर पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इसको डिफ्रेंसिएशन भी बोलते हैं। तो r वेक्टर का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वी गेट व्हाट, वेलोसिटी। इसी तरह से जो स्पीड होता है, स्पीड इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो इसे हम लिख सकते हैं मॉड डी आर वेक्टर बाई डी टी। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या सिर्फ वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया। तो यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है जब कोई पार्टिकल या पॉइंट ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करता है तो उसके मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यानी व्हेन a point object moves with constant velocity, that is it covers equal displacement in any equal interval of time, equal intervals of time तो इसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड, व्हेन ए point object moves with constant speed, moves with constant speed, that is it covers equal distances in any
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, सपोज ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इट मीन्स उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, वो स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव करेगा। तो अगर हम इसके मोशन को सपोज यहाँ ए से बी तक के मोशन को स्टडी करें और इस मोशन को इक्वल इंटरवल में चेंज कर दें, चाहे कैसा भी, कितना भी इंटरवल, छोटा से छोटा इंटरवल भी, बड़ा से बड़ा इंटरवल लें किसी भी, जैसे सपोज ये इंटरवल हम इक्वल इंटरवल 3 इंटरवल ले लिए, तो इस इंटरवल में जितना डिस्प्लेस होगा उतना इस डिस्प्लेस उसमें उतना इसमें। अगर और छोटा लेंगे तो कई हो जाएंगे। तो हर इंटरवल में इस इंटरवल में इसका डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। सिमिलरली जो कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है, माने इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, सपोज ए से ये बी गया, तो यहाँ हम इसको इक्वल इंटरवल टाइम में डिवाइड कर दिए, ये मान लेते सी है, तो यहाँ इस टाइम इंटरवल में जितना डिस्टेंस कवर करेगा इस टाइम इंटरवल में उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। अब अगर इंटरवल को बहुत छोटा भी लेना चाहे चाहे बड़ा भी लेना चाहें तो हर इंटरवल में, इक्वल इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। यही यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन का लक्षण है, यानी प्रॉपर्टीज़ है। और ये यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन दोनों में डिफरेंस है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हुआ एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, और यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन का मतलब हुआ एक यूनिफॉर्म स्पीड मोशन का मतलब हुआ ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा।